नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10 सामाजिक पाठ 15 में आज हम राष्ट्रकूट वंश का अध्ययन करेंगे। देखो, इस वंश से पहले पाठ 1 था स्वर्णिम भारत से प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। इसमें हमने इससे पहले पाल वंश को पढ़ा था। पाल वंश के बाद जो वंश अस्तित्व में आया वो राष्ट्रकूट वंश है। तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके जो राजा है वो मैंने यहाँ पहले ही लिख दिए हैं, इनको एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो हमने चर्चा प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक के रूप में हम किसको पढ़ेंगे? दंती दुर्ग को। किसको पढ़ेंगे? दंती दुर्ग को। कहा जाता है कि दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। कहा जाता था कि जो दंती दुर्ग था वो वातापी के चालुक्य थे, उनका सामंत था। और वातापी के जो अंतिम शासक हुए, मतलब वातापी के जो चालुक्य वंश के अंतिम जो शासक हुए, कीर्तिवर्मा सेकंड को पराजित करके दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इसकी मैं यहाँ लिखता हूँ भाई, संस्थापक के रूप में हम दंती दुर्ग को मानते हैं कि इस वंश की स्थापना, क्योंकि उनका सामंत था। फिर लास्ट में उनके अंतिम शासक को पराजित करके इसने चालुक्य वंश की स्थापना, अपने वंश की स्थापना ये करता है। तो दंती दुर्ग यहाँ लिखता हूँ, दंती दुर्ग वातापी के चालुक्य, यानी वातापी जगह है, वहां चालुक्य वंश का चालुक्य वंश का सामंत था। क्या था? दंती दुर्ग वातापी के चालुक्य वंश का सामंत था, यानी एक कर्मचारी था दंती दुर्ग किस वंश का? चालुक्य वंश का। तो ये क्या करता है? चालुक्य वंश के अंतिम शासक हुआ है, एक अंतिम शासक जिसका नाम है कीर्तिवर्मा सेकंड को पराजित कर वातापी से किस वंश की समाप्ति करता है? चालुक्य। यानी ये कीर्तिवर्मा किस वंश का था? चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश के स्थान पर कौन से वंश की स्थापना कर रहा है? राष्ट्रकूट वंश की। तो समय भी है, समय 736 ईस्वी में स्थापना करता है। समझ में आ गया होगा आपको? तो कह सकते हैं, आप भी आराम से कह सकते हैं कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। क्यों है? कि ये चालुक्य का क्या था? सामंत था। इसने चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मा सेकंड को पराजित कर वातापी से चालुक्य वंश के स्थान पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में की थी। यहाँ स्थान पर राष्ट्रकूट वंश की 736 में स्थापना की थी। यहाँ लिखते हैं की थी। तो ये लैंग्वेज भी बन गई और आपको भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है तो अपनी राजधानी किसको बनाता है? नासिक को बनाता है। नासिक को बनाता है। तो आपको दंती दुर्ग के बारे में ये याद रखना है। दंती दुर्ग के बारे में याद रखना है किस तरह इसने चालुक्य वंश की, मतलब चालुक्य वंश को समाप्त करके वहां अपना वंश चलाया और राजधानी क्या बनाई? नासिक बनाए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है। अब इसके बाद इस वंश के अगले प्रतापी, मतलब कह सकते हैं
जो शासक आते हैं कृष्ण तृतीय, देखो इनमें जे पे इनके बीच में कई और राजा है, लेकिन यहाँ आपकी बुक के अनुसार उन्हीं राजाओं का हम अध्ययन करेंगे इस वंश के जो आपकी बुक में दे रखे हैं। तो अब हम अगले शासक हुए कृष्ण प्रथम। अब कृष्ण प्रथम का क्या है, इन्होंने एलोरा के कैलाश, मतलब एलोरा है एक स्थान है, वहां पे कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, किस वंश के राजा ने करवाया, ये आपको ध्यान रखना है। तो कृष्ण तृतीय के बारे में आपको केवल एक ही जानकारी याद रखनी है कि इन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। अब हम जैसे नेक्स्ट शासकों में पढ़ेंगे, ध्रुव को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, ध्रुव को पढ़ेंगे। ये अगर शासक क्रम में देखें तो 5वें नंबर, मतलब चौथे नंबर पे थे, यानी 4वें नंबर पे थे, 4वें नंबर के, यानी 4वें शासक है, 4वें शासक, यानी इससे पहले 3 शासक हो गए, 2 हमने देख लिए। दंतीदुर्ग जो संस्थापक था एक कृष्ण प्रथम, इनके बीच में 2 शासक और रहे, मतलब एक शासक और रहा होगा। और चौथे नंबर पे कौन आता है, ध्रुव, और ये चौथे नंबर का शासक है। तो ध्रुव की भी एक उपलब्धि है, इसने क्या किया कि इसने गुर्जर प्रतिहार वंश के, गुर्जर हमने पढ़ा था, गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज को पराजित किया था। तो आपको वत्सराज, मतलब ध्रुव के बारे में इतना सा ध्यान रखना है कि राष्ट्रकूट शासक का एक चौथे क्रम का शासक है। इसने गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज, राजा था उनका, वत्सराज को पराजित किया। अब देखो हम देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे, इससे पहले हमने पाल वंश में पढ़ा था, वहां पे हमने धर्मपाल को पढ़ा था, और वहां पर एक हुआ था त्रिकोणात्मक संघर्ष, यानी 3 वंशों के बीच चला था, इसलिए इसको 3 कोणात्मक संघर्ष कहते हैं। उसमें एक पाल वंश था, वहां भी बात हुई थी, एक गुर्जर प्रतिहार वंश था, एक और आएगा जिसको हम पढ़ेंगे, मतलब ये खुद जिसको हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रकूट वंश। तो इनमें आपस में लड़ाई होती रहती है। अब तो ध्रुव शासक था, जो चौथे नंबर का शासक था, उसने गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज को पराजित किया था। अब हम किसकी बात करें, गोविंद तृतीय की, या गोविंद थर्ड शासक, मतलब अगला शासक हुआ इसके गोविंद तृतीय, ये 5वां शासक था, कह सकते हैं ध्रुव के बाद यही शासक बना था, 5वां शासक कौन था, गोविंद तृतीय। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसने देखो, एक तो इसने भी, इनके युद्ध चल ही रहा था त्रिकोणात्मक, एक तो गुर्जर प्रतिहार और एक और वंश है जिसको हमने पढ़ा था पाल वंश, क्योंकि ये 3 वंशों के बीच में था पाल वंश। अब इनके गुर्जर प्रतिहार वंश के हुए नागभट्ट, और इस वंश के हुए धर्मपाल, जिसकी हमने पाल वंश में पढ़ी थी, सबसे प्रतापी शासक था धर्मपाल। देखो गोविंद तृतीय ने राष्ट्रकूट शासक था, वंश का शासक था गोविंद तृतीय, उसने गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट और पाल वंश के धर्मपाल को भी पराजित कर दिया था। क्या क्या इन दोनों को पराजित किया। किसने किया, समझ में आएगा, गोविंद तृतीय ने, यानी इनके बीच में वो त्रिकोणात्मक संघर्ष चल ही रहा था। त्रिकोणात्मक संघर्ष में गोविंद तृतीय ने दोनों वंशों के राजाओं को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। इससे पहले हमने पढ़ा ध्रुव को, ध्रुव ने गुर्जर वंश के
गुर्जर पटियार वंश का कौन सा शासक था, वत्सराज, उसको पराजित किया था। और आगे बढ़ते हैं इसमें ही गोविंद तृतीय में कि उन्होंने क्या किया, अपने जो साम्राज्य की जो सीमाएं थी, यानी अपनी साम्राज्य सीमाएं मालव प्रदेश से सांची तक विस्तृत कर ली थी। ध्यान रखना, बहुत प्रतापी शासक हुआ गोविंद तृतीय, जिसने दोनों वंशों के राजाओं को, नागभट्ट और धर्मपाल को पराजित कर दिया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार उन्होंने कहां से, मालव प्रदेश से सांची तक कर दी थी, यानी अपने साम्राज्य बढ़ा लिया था। यानी इन तीनों वंशों में से गोविंद तृतीय के समय राष्ट्रकूट इन दोनों पे क्या हो गया था, हावी हो गया था, यानी शक्तिशाली ये बन गया था। तो हमने गोविंद तृतीय को पढ़ा। फिर आगे हम पढ़ते हैं इसी वंश में एक शासक और रहा जो है अमोघ वर्ष। वो बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए उसको शांत प्रिय शासक भी कहते हैं। इसके शासन काल में एक अरब यात्री सुलेमान वो आता है, वह इस अमोघ वर्ष की गणना विश्व के 4 महान शासकों में करता है। फिर इसने अपनी राजधानी कहाँ, मान्यखेत, यानी इसने अपनी राजधानी मान्यखेत में स्थापित की। ये हम अमोघ वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। आपने यहाँ तक पढ़ लिया होगा गोविंद तृतीय तक, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। यहाँ लिखता को पराजित किया, किसने किया, गोविंद तृतीय गोविंद ने। अब हम चर्चा करते हैं किसकी, अमोघ वर्ष की। तो अमोघ वर्ष के बारे में मैंने कहा है शांत प्रिय शासक, यानी बहुत शांत रहने वाला था, इसलिए इसको मतलब इसकी अमोघ वर्ष, शांत प्रिय शासक कहा जाता है इसको, यानी इतिहास में बहुत ही शांत स्वभाव का था, शांत प्रिय शासक था। इसके शासन काल में कौन आया था, इसके शासन काल में एक अरब देश है, वहां से अरब यात्री जिसका नाम है सुलेमान, भारत आया। उसने इसकी मतलब अमोघ वर्ष की गणना विश्व के 4 महान शासकों में की। समझ में आ गया होगा। आपको ध्यान रखना है कि पूछा जा सकता है कि राष्ट्रकूट वंश में शांत स्वभाव वाला या शांत प्रिय शासक कौन था, अमोघ वर्ष था। किसके शासन काल में अरब यात्री आया था, अमोघ वर्ष के शासन काल में आया था। किस राष्ट्रकूट शासक को 4 विश्व के महान शासकों में गिना जाता है, अमोघ वर्ष को गिना जाता है। इसने अपनी राजधानी, यहाँ लिखता अमोघ वर्ष ने अपनी राजधानी मान्यखेत या फिर इसको मान्यखेत, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसका एक और नाम दिया जाता है मालखेड़ को बनाया। ध्यान रखना, अमोघ वर्ष के बारे में आपको यह रखना है, ये सारी जानकारी आपके सामने। शांति प्रिय शासक था, इसके शासन काल में अरब यात्री सुलेमान आया था, भारत आया। उसने यानी किसने, सुलेमान ने इसकी गणना विश्व के 4 महान शासकों में की। अमोघ वर्ष ने अपनी राजधानी मान्यखेत या मालखेड़ को बनाया। यहाँ राजधानी लिखा मैंने, अपनी राजधानी
यहाँ लिखना है अपनी राजधानी मान्यखेत और मानखेड़ को बनाया। चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब अगले दो शासकों को एक साथ पढ़ेंगे अपन। प्रश्न सेकंड, क्योंकि प्रथम यहाँ पढ़ लिया था जिन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, और फिर इंद्र सेकंड, यानी इसके पहले दो और शासक इसमें हुए, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ कहा जाता है कि कृष्ण सेकंड ने भी कन्नौज के शासक महिपाल, यानी वही पाल वंश का शासक था। महिपाल हमने पढ़ा था, कन्नौज का शासक था। मतलब इन दोनों ने, कह सकते हैं कृष्ण सेकंड ने भी कन्नौज के शासक महिपाल को पराजित किया था, और इंद्र थर्ड ने भी कन्नौज के शासक महिपाल को पराजित किया था। कहने का मतलब है सेकंड ने भी इसको महिपाल को पराजित किया। कहने का मतलब है कृष्ण सेकंड ने भी पराजित कर दिया था, लेकिन वापस शासन स्थापित कर लेता है। फिर कृष्ण के बाद इंद्र तृतीय शासक बनता है, उसने फिर दोबारा इस कन्नौज के शासक महिपाल को पराजित किया था। ये पाल वंश का ये। अब हम बात करते हैं, यहाँ ये दोनों का समझ गए होंगे कि कृष्ण सेकंड ने भी और इंद्र थर्ड ने भी कन्नौज के शासक महिपाल को पराजित किया था। दोनों ने एक ही काम किया था। अब इसके बाद हम कृष्ण तृतीय को पढ़ते हैं। इनके लिए ये कहा जाता है कि ये 12वें शासक थे, यानी 12वें शासक। अब इनके शासन काल में क्या होता है, तो दक्षिण के चोल है उनसे इनका विवाद बढ़ जाता है, और काफी दीर्घकालीन इनके मध्य, यानी राष्ट्रकूट और चोलों के मध्य संघर्ष चलता है। यानी कृष्ण तृतीय 12वें शासक थे। इनके शासन काल में दक्षिण चोल शासकों के साथ राष्ट्रकूट व चोलों के मध्य दीर्घकालीन संघर्ष प्रारंभ होता है। प्रारंभ होता है। तो हमने पढ़ा कि कृष्ण तृतीय के समय, किसके समय, कृष्ण तृतीय, जो कृष्ण तृतीय थे उनके समय 12वें शासक थे इस राष्ट्रकूट वंश के। इनके शासन काल में दक्षिण चोल शासक के साथ राष्ट्रकूटों और चोलों के मध्य दीर्घकालीन संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। यानी इसके बाद इन दोनों राजवंशों में, यानी एक तो राष्ट्रकूट और एक है चोल शासक, इनके बीच संघर्ष चलता रहता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। एक नोट लगा के आप लिख लो, नोट। यानी राष्ट्रकूट शासक वंश में एक और शासक हुआ बीच में, जिसका नाम है, उसका नाम है कर्कद्युत्य, कर्क सेकंड भी कह सकते हैं, कर्क सेकंड के समय एक शासक हुआ चालुक्य शासक तेलप। कर्क सेकंड के समय, यानी हमने पढ़ा था कि चालुक्यों को ही समाप्त करके दंती दुर्ग में राजपूत वंश की स्थापना करते हैं। तो चालुक्य राजा तेलप, क्या नाम था उसका, तेलप ने इस कर्क को पराजित किया था। क्या किया था, इस कर्क को पराजित करके मान्यखेत पे अधिकार कर लिया था। जो हमने पढ़ा था, अमोघवर्ष ने राजधानी बनाई थी मान्यखेत। कर्क सेकंड के समय चालुक्य राजा तेलप ने मान्यखेत पर अधिकार कर लिया
कर लिया था। ध्यान रखना है। तो ये हमने एक एक करके राष्ट्रकूट वंश के शासकों का अध्ययन किया है। अब इनमें हमने सभी जो राजा थे जिन आपकी बुक में दे रखे उनके द्वारा जो भी कार्य किए हमने एक एक करके पढ़ लिए। अब राष्ट्रकूट वंश भी कौन से धर्म को मानते थे? जैसे पाल वंश बौद्ध धर्म को मानते थे, तो राष्ट्रकूट भी एक धर्म विशेष को मानते थे। यहाँ लिखता हूँ, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये नोट लगा के लिख लें। ध्यान रखना, कल चेक-इन के समय केलप ने क्या किया था? मान्यकेत पे अधिकार कर लिया था। अब मैं इनको हटाता हूं। यानी राष्ट्रकूट वंश के शासक कौन से धर्म को मानते थे? वैदिक धर्म को मानते थे। वैदिक धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे? वैदिक धर्म को मानते थे। और इनके संबंध में ये भी कहा जाता है कि अरब, जो हमने कहा था कि अमोघ वर्ष के समय अरब यात्री, यानी कहा जा सकता है कि राष्ट्रकूट वंश के जो भी शासक हुए उनका संबंध अरब के शासकों से अच्छे थे। तो वो अरब शासक इनके लिए एक शब्द का यूज करते थे। अरब शासक राष्ट्रकूट शासकों को एक नाम से बुलाते थे, जो है बल्हार। क्या नाम है? बल्हार नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे? बल्हार। इसको देखो, बल्हार या बलराज आदि नामों से संबोधित करते थे। समझ में आ गया होगा आपको कि अरब शासक, क्योंकि इनके अरब के जो शासक थे उनसे संबंध अच्छे थे। अरब शासक राष्ट्रकूट शासकों को बल्हार या बलराज आदि नामों से संबोधित करते थे। तो ये हमने आज राष्ट्रकूट वंश भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में हम अगले वंश को लेके आएंगे। तो तब तक धन्यवाद।